तो लेसन है वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, तो इसमें पहले हम पढ़ेंगे वर्क, वर्क के बाद पढ़ेंगे एनर्जी, एनर्जी के बाद फिर पावर पढ़ेंगे। सबसे पहले वर्क देखते हैं कि वर्क है क्या। वर्क है क्या, वही उसी दिन वाला मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। ठीक है, आपका घर बन रहा था, ठीक है, और यहाँ आपका ये जीना है लगा हुआ, और ट्रॉली वाले से आपने यहाँ ईंटें डलवा ली, बहुत सारी ईंटों का ढेर लगवा दिया यहाँ। 10,000 ईंट वो डाल के चला गया, आपने मजदूर लगाए और कहा कि भाई इसे ऊपर लेके जाओ। ठीक है, आप अपना कह के चले गए अपने काम से। 4 घंटे 6 घंटे बाद आपने आके देखा ईंटें वही रखी हैं, 2 4 10 5 10 150 ईंटें ऊपर पड़ी हुई। तो आपने उन्हें डांट दिया, भाई क्या करा भाई तुमने मेरे पीछे, बैठ के बीड़ी पी रहे हो, चाय पी रहे हो, इतनी देर में 6 घंटे में तुमसे कुछ भी नहीं करा गया। तो आपको, आपने क्या कहा कि आपने कहा भी कुछ करा भी, तुमने कोई काम भी करा करके दिया इतने घंटों में? कुछ नहीं करा। आपको कैसे पता लगा कुछ नहीं करा? आपको ऐसे लगा कि ईंटें जहां रखी थी वहीं रह गया, क्योंकि इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। ठीक है, आपने उन मजदूरों को हटा दिया, अगले दिन आप नए मजदूर लेकर आए, आपने कहा भाई ऐसा ही से सारी ईंटों को ऊपर पहुंचा दो, मैं अभी आ रहा हूँ 2 घंटे बाद। अपना मजदूर यहाँ लग गए, एक यहाँ खड़ा हो गया, 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 लेके गदागद इन्होंने ईंटें पकड़ाई, सारी ऊपर चढ़ा दी। 2 घंटे बाद आए, सारी ईंटें ऊपर थी, छत पे थी, यहाँ कोई ईंट नहीं थी। आपने कहा भाई बहुत बढ़िया काम करा भाई, क्या हुआ? वर्क डन, कंप्लीट हो गया काम। क्यों? क्योंकि आपको बाय नेचर ये पता है कि आप ईंट को हटाने के लिए, ईंट को ऊपर चढ़ाने के लिए मजदूरों को फोर्स लगानी पड़ी। फोर्स भी लगाई और ये ऊपर पहुंच गए, फोर्स भी लगी है, प्लस फोर्स के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी हो गया। दोनों काम हो गए, फोर्स भी लग गई, डिस्प्लेसमेंट भी हो गया। तो आपने क्या कहा? आपने जब देखा कि फोर्स भी लगी, डिस्प्लेसमेंट भी, आपने कहा वर्क डन, बढ़िया काम। अरे वाह, चाय पियो बैठ के सब, पहले थक गए होंगे, बढ़िया काम करा, बहुत बढ़िया। कल वालों ने तो बिल्कुल कुछ भी ना करके दिया था काम, आपने बहुत बढ़िया काम कर दिया, चलो मेरी तरफ से चाय पियो, बैठो, बीड़ी पियो, आराम करो, बीड़ी पियो, इतने में चाय बनवा के ला रहा हूँ। तो आपको कैसे पता लगे कि वर्क डन हो गया? क्योंकि फोर्स भी लगाई उन्होंने और डिस्प्लेसमेंट भी दिया। तो सिंपल सी बात है, जब कहीं भी कोई फोर्स कोई लगे और डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो हम कहते हैं वर्क हुआ है, वर्क इज सेट टू बी डन। ठीक है, कब? व्हेन अ फोर्स, व्हेन अ फोर्स डिस्प्लेस अ बॉडी, जब कोई फोर्स किसी बॉडी को डिस्प्लेस कर दे तब आप कहते हैं कि हाँ वर्क हुआ है। व्हेन अ फोर्स डिस्प्लेस अ बॉडी, वर्क इज सेट टू बी डन। अब वर्क क्या है? ये वर्क अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। और कैसे इसे आप बनाते हैं, कैसे मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करते हैं? भाई सीधी बात है, आपको पता है कि वर्क होने के लिए फोर्स चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। फोर्स अगर है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो भी कोई काम नहीं। यहाँ मजदूर है, ये दो दो ईंट करके पकड़ा रहे थे, ये सारे चारों मजदूर लग गए, 1 2 3 4 5 थे, 5 के 5 यहाँ लग गए, और इसे पूरे के पूरे ट्रॉली को उठाने की कोशिश लगा रहे हैं। उठाने की कोशिश में एक साथ उठा के ले जाओगे इसे सारी छत पे। क्या करेंगे? एक एक दो दो ईंटें पकड़ा के शाम तक लगे रहेंगे, फोर्स लगाते रहेंगे, फोर्स लगाते रहेंगे, डिस्प्लेसमेंट होगा? कुछ होने का ना। और फिर जब आप आए, आपने फिर देखा भाई तो सारी ईंटें ही के रखी। कहने लगे बाबूजी हम तो देखो कई घंटे हो गए इस पर पूरा अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, हम तो पूरा फोर्स लगा रहे हैं, 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए लगाते, मगर ये हिल ही ना रही, इतनी भारी है। अब भाई मुझे क्या मतलब तुम फोर्स लगा रहे हो नहीं लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट तो तुमने कुछ भी नहीं दिया, मतलब वर्क नहीं हुआ। आपके अगर कहीं फोर्स लग रही है डिस्प्लेसमेंट के बिना तो भी कोई वर्क नहीं है, मैकेनिकल वर्क नहीं है। कुछ और काम हो जाए अलग बात रही, वो थक जाएंगे बेचारे, पसीने पसीने हो जाएंगे, लेकिन कुछ और काम कर दिया उन्होंने, मैकेनिकल वर्क आपने कुछ नहीं करा। तो वर्क के लिए फोर्स भी जरूरी है, डिस्प्लेसमेंट भी जरूरी है। अब डिस्प्लेसमेंट अगर फ्री में हो जाए बिना किसी फोर्स के तो भी वर्क नहीं हुआ। फ्री में इस ईंट से कहो, ईंट चल ऊपर, ईंट का अच्छा लो, गदागद कूद के यहाँ आ गई सारी ईंटें,
फोर्स लगी लगी नहीं, तो इन्होंने क्या करा, इन पांचों आदमियों ने क्या करा, तो बैठ के बीड़ी फूक रहे थे किनारे पे, ईंट तो अपने आप चली गई। पैसे दोगे इन्हें पांचों को? नहीं दोगे। अगर बिना फोर्स के डिस्प्लेसमेंट हो जाए, हालांकि सुनने में ही अजीब सा लगता है कि बिना फोर्स के डिस्प्लेसमेंट कैसे हो जाएगा जी। डिस्प्लेसमेंट तो तभी होगा, हिलेगी तो अपनी जगह से तभी जब फोर्स लगेगी। होता है, डिस्प्लेसमेंट भी हो जाता है, बिना फोर्स के हो जाता है। नहीं, ढलाव वलाव की बात नहीं, वैसे भी हो जाता है, चढ़ाई पे भी हो जाएगा। हाँ जी, तो ये वर्क के लिए आपको दोनों चीजें चाहिए, फोर्स भी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए। तो वर्क स्केलर क्वांटिटी है, इट इज गिवन बाय द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस को एस से रिप्रेजेंट करते हैं या डी से रिप्रेजेंट कर दो, किसी से भी रिप्रेजेंट कर दो। फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से मिलता है आपको क्या, वर्क। और डॉट प्रोडक्ट को जब हम स्केलर में फॉर्म में लिखते हैं तो क्या लिखा जाता है, एफ एस कॉस थीटा। थीटा क्या है यहाँ, थीटा थीटा इज द एंगल, थीटा इज द एंगल बिटवीन एफ वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखो ये जो सिंपल केस है, ये तो सिंपलेस्ट केस है, देखो ध्यान से कि इस ईंट पर लग रहा है, चलो मैं ये कह के चल रहा हूँ कि इसने अपने सिर के ऊपर रख रखी ईंट, तो एक तो फोर्स इस पर लग रही है ग्रेविटेशनल फोर्स mg, और दूसरी फोर्स लग रही है कहाँ, वर्टिकली अपवर्ड, इस आदमी ने जो इसे उठाने के लिए फोर्स लगा रखी है अपनी, इसको मैं लिख देता हूं एफर्ट, एफर्ट फोर्स। और ये उठा के इसे यहां ले गया, तो इसने क्या करा, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट दे दिया। तो इसका जो एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट है, ये तो आपका क्या है, एस वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट हुआ वर्टिकली अपवर्ड। और फोर्स कहाँ लगाई इसने, फोर्स भी वर्टिकली अपवर्ड ही लगाई। तो दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो, कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि फोर्स की डायरेक्शन कुछ और है, डिस्प्लेसमेंट कहीं और हो रहा है। और कैसे एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको, कैसा एग्जाम्पल दिया था उस दिन, कहाँ गई मेरी चाबी, फोर्स की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अलग भी हो सकती है। ये देखिए, मैं इस धागे से, ये तो देखिए इस टाइम धागा मैंने बिल्कुल कहाँ डाल रखा है, ये उस पर डाल रखा है पेपर पर, अपने कागज पर, और मैंने ये फोर्स लगाई, खींची से फोर्स ये। तो आप जरा ध्यान से देखिए, आप ध्यान से देखिए, फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में, जिधर फोर्स लग रही है उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। लेकिन मैंने इस धागे को पकड़ा, इस धागे को, और थोड़ा सा मैं ऊपर ले रहा हूँ यहाँ, ये दिख रहा है आपको, धागा ऊपर आ गया, ठीक है। देखो धुंधला होता जा रहा है, कैमरे के पास आता जा रहा है। अब मैंने इसे ऊपर खींच रहा हूँ, मैं ये मैं ऊपर खींच रहा हूँ, देखिए ये मैं इसे ऊपर की तरफ खींच रहा हूँ, ये मैं इसे ऊपर की तरफ खींच रहा हूँ, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट कहाँ जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में नहीं है। फोर्स तो मैंने लगा रखी ऊपर की तरफ ऐसे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ये चल रहा है। ये तो मेरा फोर्स वेक्टर हो गया ऊपर की तरफ को, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहाँ है, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल हो रहा है इसमें। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है, फोर्स वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का एंगल, वो लिया जाता है इस फॉर्मूले में। फॉर्मूले में कौन सा लिया गया, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में। जैसे कि मैं इसके इसी एग्जाम्पल का डायग्राम आपको बनाकर दिखाऊं, तो फोर्स मैंने लगाई यहाँ ऊपर, ऊपर की तरफ को, इंक्लाइंड, इसे हम क्या बोलते हैं, इंक्लाइंड, तिरछी फोर्स। लेकिन फिर भी ये खिसक करके कहाँ गया, खिसक करके यहाँ गया, फोर्स मेरी जबकि ऊपर की लग रही थी। डिस्प्लेसमेंट ये रहा इसका, दिस वन इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दिस इज फोर्स वेक्टर। इन दोनों के बीच जो एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा आपको लिया जाएगा यहाँ कॉस में। क्लियर हुई इतनी बात, पक्का क्लियर हुआ। अब आप फोर्स को मेजर करेंगे, ठीक है, पता चल गया कि फोर्स लगाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट होता है, वर्क होता है। तो वर्क को आप अब देखें कि कितना वर्क हुआ, तभी तो पैसे देंगे इन मजदूरों को। जब आपको पता चल रहा है कि कितना वर्क हुआ है, तभी तो पैसे देंगे। तो वर्क कितना हुआ, कितना वर्क हुआ, इसे नापने के लिए पहले आपको चाहिए एक यूनिट। जैसे आप चीनी खरीदने जाते हैं तुलाराम जी से, तो आप कहते हैं भाई तुलाराम जी 5 किलो चीनी दे दो, 5 किलो चीनी दे दो। तो 5 किलो का मतलब 5 किलो कितनी होती है, तुलाराम जी को भी पता है और आपको भी पता है और आपकी मम्मी को भी पता है 5 किलो कितनी होती है। तो हाँ, 5 लीटर चीनी तो नहीं मांग सकते, क्योंकि तुलाराम जी गुस्सा हो जाएंगे, वैसे ही आज गुस्सा आ रहा है उनको बहुत। तो वर्क को मेजर करने के लिए हमें यूनिट चाहिए,
और वर्क को मेजर करने के लिए यूनिट दी साइंटिस्ट जूल ने। तो कितनी होती है देखो जरा ध्यान से। हमने कहा W इज इक्वल्स टू कितना है, एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। इफ एफ इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन, एस इज इक्वल्स टू 1 मीटर एंड थीटा इक्वल 0 डिग्री, देन W इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। और इस यूनिट को बाकी सारे साइंटिस्ट ने जूल को सम्मान देने के लिए यूनिट कितनी रख दी, जूल का, इस यूनिट का नाम रख दिया जूल। तो वन वन जूल है कितना, एक्चुअली 1 जूल है कितना। 1 जूल का मतलब ये है कि कोई 1 न्यूटन की फोर्स, एग्जैक्टली 1 न्यूटन की फोर्स किसी बॉडी को डिस्प्लेस कर दे, एग्जैक्टली 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कर दे, 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कर दे। तो अब 1 मीटर खिसकाने के लिए जितना भी वर्क करना पड़ा, अब यहाँ वर्क करना पड़ा 1 जूल। कितना वर्क करना पड़ा, 1 जूल करना पड़ा। 1 न्यूटन की फोर्स किसी बॉडी को डिस्प्लेस कर दे 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ध्यान रखना इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ही डिस्प्लेस हो। तो जितना भी काम करना पड़ा इसे 1 न्यूटन फोर्स लगाकर 1 मीटर डिस्टेंस खिसकाने में, जितना भी काम करना पड़ा, बस यही काम है 1 जूल ऑफ वर्क, यही 1 जूल ऑफ वर्क है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में, हमारी जो रियल लाइफ में 1 जूल कितना होता है, रियल लाइफ में 1 जूल कितना होता है, रियल लाइफ में 1 जूल, 1 मीटर तो हम सब जानते हैं कितना है, 1 मीटर सबको आइडिया है, 3 फुट से थोड़ा सा ज्यादा होता है 1 मीटर, सबको आइडिया कितना है। कपड़ा जब आप खरीद के लाते हैं अपनी शर्ट के लिए, पैंट के लिए, या लड़कियां खरीद के लाती हैं अपने लिए कपड़े, तो मीटर में नाप के लाती है, उन्हें पता है कि 2 मीटर 2.5 मीटर लगेगा, मेरे कपड़े बन जाएंगे 2.5 मीटर में। तो 2.5 मीटर का मतलब उन्हें पहले मीटर का आइडिया है ना कि 1 मीटर कितना लंबा होता है, तभी तो दुकानदार से आगेगा 2.5 मीटर दे दो, 4 मीटर दे दो, 5 मीटर दे दो। तो 1 मीटर तो सब हमें आइडिया है, 1 मीटर हम सब जानते हैं कितना डिस्टेंस होता है 1 मीटर, ये हमारे लिए नोन है, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। लेकिन 1 जूल कितना होता है ये बहुत कम जानते हैं, बहुत कम जानते हैं कि रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में 1 जूल कितना होता है, 1 जूल कितना होता है, 1 जूल। 1 जूल समझने से पहले पहले हमें 1 न्यूटन समझना पड़ेगा कि 1 न्यूटन कितना है। देखो एक बॉडी है, 1 किलो की कोई एक चीज है, 1 किलो सेब आपने अपने हाथ में पकड़ रखे हैं, 1 kg, तो हाथ में से अगर छोड़ दोगे तो नीचे गिर जाएंगे। नीचे क्यों गिर जाएंगे, क्योंकि नीचे ग्रेविटेशनल अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इसे खींच रही है नीचे की तरफ। कितने फोर्स से खींच रही है, फोर्स है ये वेट के इक्वल, फोर्स का मतलब वेट है, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है mg, m कितना है 1 kg, g कितना है 9.8, कितना आ गया 9.8 न्यूटन की फोर्स आ गई, 9.8 न्यूटन की फोर्स आ गई, 9.8 न्यूटन से खींच रहा है इसको ये, ठीक है। अगर आपके पास 1 kg नहीं है, बल्कि क्या है 0.1 kg का कोई चीज है, 0.1 kg की कोई चीज है आपके पास, तो फिर इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी लग रही होगी, वेट mg के इक्वल, m कितना है 0.1 इंटू जी कितना 9.8, मतलब कितना हो गया 0.98, 0.98। मैं इसको अप्रोक्सीमेटली मान लेता हूँ 1 न्यूटन, 1 न्यूटन। तो सिंपल सी बात है भाई, 1 न्यूटन कितना है, 1 न्यूटन कितना है, ये मेरे पास एक चीज है 100 ग्राम की, ठीक है। कल मैंने मीटर शीटर खोल रखे थे सारे हैं, उनके पेज मैंने चिपका दिए मैग्नेट पर, तो ये मेरे पास है। अब मैंने इसे हाथ में पकड़ लिया, इसे हाथ में यूं पकड़ रखा है, इसे गिरने से बचाने के लिए, भाई मेरे हाथ, मैं हाथ में नहीं पकड़ूंगा, नीचे गिर जाएगा, ये नीचे गिर जाएगा सारा का सारा, ठीक है। तो इसे नीचे गिरने से बचाने के लिए, इसे नीचे गिरने से बचाने के लिए मुझे एक वर्टिकली अपवर्ड एक फोर्स ऊपर की तरफ लगानी पड़ रही, जबकि मैं इसे ऊपर उठा भी नहीं आऊं, लेकिन इसे नीचे गिरने से रोकने के लिए मुझे एक फोर्स लगानी पड़ रही। पर जितनी भी फोर्स मुझे लगानी पड़ रही है, ये फोर्स 1 न्यूटन है, अप्रोक्सीमेटली 1 न्यूटन। मतलब 100 ग्राम की एक चीज को अपने हाथ में पकड़े रहने के लिए, उसे गिरने से बचाने के लिए जितनी आपको फोर्स लगानी पड़ेगी, बस ये फोर्स 1 न्यूटन है। अब 1 जूल कितना हुआ, 1 जूल अभी तो हमने कहा, 1 जूल क्या है कि 1 न्यूटन की फोर्स किसी बॉडी को 1 मीटर खिसका दे इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मैंने इस पर फोर्स कहाँ लगा रखी है, ऊपर की तरफ। अब मैंने इसे
बिना एक्सीलरेशन दिए, इसकी स्पीड तेज नहीं कर रहा हूं, बिना एक्सीलरेशन दिए मैंने इसको उठा दिया, कितना उठा दिया, 1 मीटर ऊपर उठा दिया, 1 मीटर ऊपर उठा दिया इसे मैंने अपने हाथ से, तो मैंने कितना काम करा, मैंने काम किया है 1 जूल। अगर 1 किलोग्राम की एक बॉडी है आपके पास, 1 किलोग्राम की कोई चीज ही है, और उसे आप 1 मीटर उठा देते हैं अपने हाथ से, तो फिर आपने 10 जूल वर्क किया अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। और आपके पास डंबल है, डंबल है आपके पास 7.5 किलो का, ठीक है, और आप इसे यूं डंबल में डंबल लगा रहे हैं, सेट लगा रहे हैं इसके अंदर, और एक बार में लगभग 1 मीटर इसको उठाना पड़ता है हमें। अगर मेरी जितनी हाइट है, लगभग 5-5.5 फीट की हाइट है आपकी, तो 1 मीटर इसे उठाना पड़ता है। तो हर बार उठाने में आप कितना काम कर रहे हो, 7.5 इंटू 9.8 इंटू 1 मीटर, 7.5 तो वो हो गया क्या, इसका मास हो गया 9.8 न्यूटन, इसमें अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन लग रहा है, तो कुल मिलाकर के कितना आपको लगाना पड़ेगा, कितना आपको जूल, कितना जूल वर्क करना पड़ेगा, तो कितना आपको काम करना पड़ेगा, आपको 73.5 जूल हर बार आपको वर्क करना पड़ रहा है। एक बार डंबल नीचे से ऊपर उठाने में आपको वर्क करना पड़ रहा है लगभग 73.5 जूल, अगर आपके डंबल 7.5 किलो का डंबल है तो। समझ आ गई बात। अगर आपके पास 20 किलो है पानी भरा हुआ किसी बाल्टी में, और उसे आप छत पर ले जाएं, तो आपको बड़ी तकड़ी वाली जूल एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। क्लियर हो गई आपको। 1 जूल कितना है, 1 जूल कितना है, 1 जूल है 1 न्यूटन की फोर्स लगाकर किसी बॉडी को फोर्स की डायरेक्शन में आपने 1 मीटर डिस्प्लेस कर दिया, तो आपने कितना काम करा, आपने काम किया 1 जूल। क्लियर हो गई यहां तक की बात। अब ये वर्क कई तरह का वर्क होता है, टाइप ऑफ वर्क्स, टाइप्स ऑफ वर्क, नॉट वर्क्स, टाइप्स ऑफ वर्क। सबसे पहला टाइप है पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क कब होगा, वर्क का फॉर्मूला कितना है, वर्क का फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा। तो जब ये आपका थीटा, जब ये आपका थीटा, थीटा आपका ग्रेटर देन 0 है लेकिन लेस देन 90 डिग्री है, 0 से ज्यादा है या 0 के इक्वल भी मान लेंगे हम, 0 के इक्वल या 0 से ज्यादा और 90 से कम, 90 के इक्वल नहीं 90 से कम, तो फिर आप जानते हैं कि cos थीटा इज पॉजिटिव। तो फिर जो भी यहां पर आपका आंसर आएगा, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, ये सब मिल करके, तो वर्क भी क्या होगा, वर्क आपका पॉजिटिव होगा। और अक्सर पॉजिटिव वर्क ही होता है, जैसे कि मैंने ये आपको खींच के दिखाई थी, तो ये है, मैंने बिल्कुल इसको हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया तो भी पॉजिटिव वर्क है, और यहाँ लगाया तो भी पॉजिटिव वर्क है। जब तक ये मेरा 90 डिग्री से कम रहेगा तब तक पॉजिटिव वर्क है अगेंस्ट ग्रेविटी, अगेंस्ट ग्रेविटी, वो सॉरी अगेंस्ट ग्रेविटी तो 0 है, अगेंस्ट फ्रिक्शन पॉजिटिव वर्क है मेरा, ठीक है। सेकंड वर्क होता है, सेकंड होता है जीरो वर्क। जीरो वर्क के 3 कंडीशन है, जीरो वर्क की 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन फोर्स 0, मतलब बिना फोर्स लगाए डिस्प्लेसमेंट आ जाए, तो फिर आपको किसे पैसे देने पड़ेंगे, जब किसी ने फोर्स लगाई नहीं तो आपको पैसे किसे देने पड़ेंगे, कुछ भी नहीं, वर्क कितना हुआ 0, बिना फोर्स के डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, स्पेस में आ जाता है जहां कोई रुकावट ना हो, फ्रिक्शन ना हो। सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन है अगर डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो, मतलब फोर्स तो लगाए जा रहे हैं सारे मजदूर उठाने के लिए, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं हो रहा, हिली भी नहीं बॉडी अपनी जगह से, तो आप क्या कहोगे, आप पैसे दोगे नहीं भी तुमने क्या काम करा, कुछ भी नहीं करा, भले ही तुमने सारे दिन फोर्स लगाई लेकिन मुझे तो कुछ नहीं मिला, मेरा तो जो चीज जहां थी वहीं पड़ी हुई है अब तक भी, मैं क्यों दूं पैसे, क्यों, मतलब 0 वर्क हो गया आपका। तीसरा कंडीशन क्या है, सी कंडीशन है क्या, कि इफ थीटा इक्वल्स 90 डिग्री, अगर थीटा 90 डिग्री हो, थीटा 90 डिग्री हो तो भी वर्क डन 0 होता है ना। अब ये थीटा 90 डिग्री कैसे हो सकता है, बहुत ध्यान से समझो। 9th क्लास में फिर मैं वही कहूंगा, उस दिन वो बेचारी कौन बच्ची थी, वो
फेक नाम से आई हुई थी, उसने इसका जवाब दे दिया था और फंस गई। ये एक आदमी है, इसने अपने सर पर कोई बोझा उठा रखा है, सर पर एक बोझा उठा रखा है। तो इस बोझे पर कौन काम कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स mg डाउनवर्ड काम कर रहा है, करेक्ट। इसे उठाने के लिए इसने इक्वल और अपोजिट फोर्स से संभालने के लिए, इसे गिरने से बचाने के लिए इक्वल और अपोजिट फोर्स लगा रखी, जिसे हम आर कहते हैं। इस यहाँ आर की वैल्यू कितनी है? यहाँ आर की वैल्यू mg के इक्वल ही है, तभी तो रुक पाएगा ये। अब क्या हुआ, आपने इससे कहा, ये रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर था बोझा उठाने वाला कुली, आपने भाई चल मेरा बैग लेके चल, थोड़ा सा इसे वहां कर छोड़ दिया क्लास। ठीक है जी बाबूजी, चलो जी, अब ये जो है यहाँ से चला और यहाँ पहुंच गया। ट्रेन पे इसने जवाब सामान छोड़ दिया, और वहां आपने उठा के इसके सिर पे रखा था, यहाँ सिर पे से आपने उठा लिया इसके वापस। भाई यहाँ जहाँ लेके चला तो आपने उठा के सिर के ऊपर रख दिया इसके, वहां आप सिर के ऊपर से उठा कर नीचे रख दिया। आपने कहने लगे लाओ पैसे तो 50 रुपए। आपने कहा कैसे पैसे, कैसे पैसे? क्यों? क्योंकि कोई वर्क ही नहीं हुआ, पैसे किस बात के दूं? ध्यान से देखो जरा, ध्यान से देखो। डिस्प्लेसमेंट ये रहा इसका एस वेक्टर, जो इसने फोर्स लगाई है, जो इसने इस बोझे को संभाले रखने के लिए, इसे गिरने से बचाने के लिए जो फोर्स लगाई है, ये जो फोर्स है ये तो है वर्टिकल, और जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुआ है ये डिस्प्लेसमेंट कैसा है? हॉरिजॉन्टल है। आप मतलब सीढ़ियां वीढ़ियां नहीं चढ़ा के ले गए सैम, सीढ़ियों से ऊपर नीचे नहीं लेके गए आप, सिर्फ हॉरिजॉन्टली इसे फ्लैट सरफेस पर लेकर गए। तो दोनों के बीच में एंगल कितना है? दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। आपने कहा भी मेरे सर ने तो मुझे कल ही पढ़ाया, क्या पढ़ाया कल? उन्होंने ये बता दिया कि अगर 90 डिग्री बन रहा हो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, तो वर्क डन कितना? 0, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0। जब वर्क 0 तो पैसे, पैसे कैसे? जब कुछ वर्क ही नहीं है तो पैसे कैसे? फ्री में काम हो रहा है आपका, यही तो फायदा फिजिक्स पढ़ने का। बहुत सारे काम तो फ्री में हो जाते हैं मेरे। यानी भी देखो, कैलकुलेशन से तो कुछ नहीं आ रहा, तुमने कुछ भी नहीं करा, कुछ नहीं करा तो पैसे कैसे? तो ये वो केस है जबकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में राइट एंगल है। इसने काम किया है मजदूर ने, इसने वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी 0 है इसका। एक्चुअल में हमें 9th क्लास में अधूरी बातें पढ़ाई जाती हैं, अब भी मैं आपको अधूरी बातें पढ़ा रहा हूँ। बहुत सारी बातें आपको ग्रेजुएशन में पता लगेंगी, बहुत सारी बातें फिर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में पता लगेंगी, फिर उसके बाद बहुत सारी बातें आपको रिसर्च में पता लगेंगी अगर आप रिसर्च करोगे। लेकिन इस बंदे ने, इस मजदूर ने जो वर्क किया है, वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी, वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी इज 0, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट ना इसने ऊपर उठाया बॉडी को, ना इसने नीचे गिराया। लेकिन इसे चलने के लिए जो फ्रिक्शन ओवरकम करना पड़ा अपने पैरों का, ये सब करने के लिए, उसके अगेंस्ट इसने वर्क किया। वर्क तो इसने किया है, लेकिन वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी 0 है। ठीक है, तो उलझ मत जाना, कभी हो सकता है ये आपसे ज्यादा फिजिक्स जानता हो और ये आपको सारी मैथमेटिक्स कैलकुलेशन फ्रिक्शन विक्शन लगा के आपको दिखा दे भी 50 रुपए तो मेरे बनते हैं वर्क करने के, और 50 रुपए बनते हैं मुझे सिखाने के कि वर्क कैसे फाइंड होता है। तो वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी 0, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट ना तो ये ऊपर लेकर गया फोर्स की डायरेक्शन में, ना नीचे लेकर गया, तो वर्क डन 0 हो जाता है। कब 0 हो जाता है? वर्क डन 0 होने के 3 किस्से हैं, या तो फोर्स 0 हो, या डिस्प्लेसमेंट 0, फोर्स भले ही लगती रहे रात दिन, और या फिर फोर्स भी है डिस्प्लेसमेंट भी है, लेकिन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। तीसरी तरीके का वर्क होता है निगेटिव वर्क, निगेटिव भी हो जाता है बिल्कुल। निगेटिव वर्क, निगेटिव वर्क कैसे होता है? निगेटिव वर्क केवल तब होता है जब थीटा आपका ग्रेटर देन 90 डिग्री हो और लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री हो। 90 से बड़ा हो या 180 के बराबर या 180 से छोटा हो। तो फिर आप देखिएगा ध्यान से, जो cos थीटा है, cos थीटा इज निगेटिव, क्योंकि cos सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचते ही cos निगेटिव हो जाता है। आप जानते ना वो वाले, चलो बायो वाले थोड़ी सी मैथमेटिक्स और समझ लो। ऑल साइन टेन
कॉस। सर ये हमारा टेस्ट टेस्ट का 11 बजे टेस्ट है, अभी ना है, चिंता ना करो, 11 बजे है। यहाँ पर ओके सारे सर। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सारे पॉजिटिव, सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन पॉजिटिव, इसमें टेन पॉजिटिव और इसमें कॉस पॉजिटिव। साइन का उल्टा कॉसेक भी पॉजिटिव, टेन का उल्टा कॉट भी पॉजिटिव और यहाँ कॉस का उल्टा सेक भी पॉजिटिव। तो यहाँ कॉस कैसा है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है। जब आपका 90 डिग्री से बड़ा बना एंगल तो आप कहाँ पहुंच गए, आप सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो फिर W इज नेगेटिव। W आपका नेगेटिव हो गया। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, नेगेटिव का मतलब वर्क इज नॉट डन किसके द्वारा, बाय द एजेंट, एजेंट 007, बाय द एजेंट, बाय द एजेंट। कौन सा वाला एजेंट, अप्लाइंग फोर्स, जो फोर्स लगा रहा है उस एजेंट ने वर्क नहीं करा। वर्क इज नॉट डन बाय द एजेंट अप्लाइंग फोर्स। इंस्टीड, इसके बजाय क्या हुआ, इंस्टीड वर्क इज डन ऑन द एजेंट। कौन, जो फोर्स लगा रहा था, फोर्स लगा रहा था उसने कुछ वर्क नहीं करा, उसी के ऊपर वर्क कर दिया किसी और ने, किसी और ने उसी के ऊपर वर्क कर दिया। जो फोर्स लगा रहा है उसने कुछ तो कुछ नहीं करा, बल्कि किसी और ने उसके ऊपर वर्क कर दिया। अब देखना, इसका बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल होता है, बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल हो, तो यही एग्जाम्पल मैं देता हूं। करना मत कभी इसे, कभी चोट फैट लगा लो। ना ना छत से गए थे, इतना खतरनाक काम थोड़ी कराऊंगा, गाड़ी पे से भी नहीं कूदना। ये गाड़ी ठीक है, यहां इस गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था आपका दोस्त। आप बैठे हो, चलो आप बैठ जाओ, ठीक है जी। ये मेरे बराबर में खड़े हुए गाड़ी में बैठे थे, ठीक है जी। मैंने पूछा भी कहाँ जा रहे हो, कहने लगा मेरठ जा रहा हूँ। मुझे ही जाना मेरठ, तो मुझे ले चल। मैं ले चल रहा, मैंने ले चल, मैं क्यों लेकर चलूँ, बस में बैठ के चले जाओ, इतनी सारी बस ये खड़ी हुई। और मैं, तुम्हें तो मेरठ जाना ही है, खाली गाड़ी है, मुझे बिठा के ले चल। तो मैं तो नहीं लेके जा रहा, मैं क्यों लेके जाऊँ अपनी गाड़ी में, नई गाड़ी है, तुमने कहीं इसमें कुछ नोच नाच दिया तो क्या होगा। मैं तो जाऊंगा मैं। तो मैंने क्या करा, मैंने इसे रोकने की नाकाम कोशिश करी, मैंने इसे रोकने की नाकाम कोशिश करी, रुक जा भाई, रुक जा भाई, रुक जा, मुझे ले ले, मुझे बिठा ले। लेकिन क्या हुआ, ये तो गाड़ी रोक, चलती हुई गाड़ी मैं रोक दूंगा भैया क्या, अजी ना, ऐसे कैसे हो जाएगा है। तो ना ना ना, नहीं, इतना बेवकूफ भी ना जो इसके नीचे चिपक जाऊं। तो ये गाड़ी आगे चलती जा रही है, आगे चलती चली जा रही है ना। तो गाड़ी चलते चलते यहां तक आ गई, गाड़ी चलते चलते यहां तक आ गई है। और मैं कहाँ पहुंच गया, मैं पीछे खिसकता जा रहा हूँ, गाड़ी के साथ साथ मैं तो पीछे खिसकता जा रहा हूँ। मुझे खिसकना पड़ेगा वरना तो चोट लग जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। अब देखो जरा ध्यान से, देखिए बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। मैंने जो फोर्स लगाई है वो तो गाड़ी को रोकने के लिए इधर फोर्स लगा रहा हूँ मैं, हालांकि इंक्लाइन फोर्स मुझे लेनी चाहिए, लेकिन अभी हम सिंपल केस कर रहे हैं। ये मैंने इधर फोर्स लगाई, लेकिन मेरा डिस्प्लेसमेंट, खुद का मेरा डिस्प्लेसमेंट कहाँ जा रहा है, मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है, मेरा तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ जा रहा है, ये दिस इज एस वेक्टर और ये एफ वेक्टर। जरा ध्यान से देखना तो सही, देखना तो सही, दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, दोनों के बीच में एंगल बन रहा है 180 डिग्री का। भाई फोर्स तो ये रही, दिस वन इज फोर्स, और ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। तो मैं अगर फोर्स से डिस्प्लेसमेंट तक जाऊं, फोर्स से डिस्प्लेसमेंट तक या डिस्प्लेसमेंट से फोर्स तक, तो मुझे कितना चलना पड़ेगा, 180 डिग्री चलना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक। पूरी स्ट्रेट लाइन बन गई ना, ये तो बन गई फोर्स एफ वेक्टर, और ये बन गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस वेक्टर। दोनों के बीच कितना एंगल है, दोनों के बीच ये रहा 180 डिग्री का एंगल, 180 डिग्री का। और cos 180 कितना होता है, cos 180 होता है -1। तो फिर W कितना आएगा, W जो कुछ भी आएगा वो निगेटिव होगा। मतलब क्या हुआ, वर्क मैंने तो कुछ भी नहीं करा, भले ही फोर्स लगा रहा हूं, बल्कि क्या करा, इस कार ने मेरे ऊपर वर्क करके मुझे पीछे धकेल दिया। वर्क इज नॉट डन बाय एजेंट, फोर्स लगाने वाले ने वर्क नहीं करा, बल्कि किसी और ने फोर्स लगाने वाले पर वर्क कर दिया।
इसको हम दूसरे वर्ड में ये भी कह सकते हैं, इसमें हम ये भी कह सकते हैं दूसरे वर्ड में, क्या हम ये कहते हैं वर्क इज नॉट डन, वर्क इज नॉट डन, इंस्टीड वर्क इज ऑब्टेन्ड, वर्क इज ऑब्टेन्ड, वर्क मुझे मिला, मिला, किया नहीं बल्कि मिला। तो जब आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर हो या 180 डिग्री तक हो, तो फिर फोर्स लगाने वाले ने वर्क कुछ नहीं करना है, बल्कि फोर्स लगाने वाले पर ही वर्क हो गया। हालांकि कार के लिए अगर आप फाइंड करोगे तो जो कार का फोर्स है, कार ने ये वाला फोर्स लगाया इधर, एफ सी लिख देता हूं, और ये डिस्प्लेसमेंट है, तो कार ने किया ना वर्क। भाई कार का फोर्स और कार का डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो ये वर्क इज डन बाय कार। किस पर करा, मुझे धकेल दिया कार ने पीछे को, तो मुझ पर किया। तो मैंने तो कार पर जो वर्क किया कुछ भी नहीं, वर्क कार ने मुझके मेरे ऊपर वर्क किया, तो मुझे वर्क मिला, और उल्टा किया नहीं मैंने, भले मैंने फोर्स लगाई, भले मैं पसीने पसीने हो गया, थक गया हूं, लेकिन मैंने किया कुछ नहीं है, बल्कि मुझे और उल्टा वर्क मिला है, वर्क मिला है मुझे। क्लियर हो गई बात? ये तीन तरह के वर्क हो गए, ये सारी बात हुई वर्क के बारे में बेसिक बिल्कुल।